एवरीवन, आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम सिर्फ पहला मेथड करेंगे जिसे कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम प्राइमरी या प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर के आउटपुट को ऐड करके जो इसका जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। इसमें अगर हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जो हमारा आंसर आएगा उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA, तो जो हमारा आंसर आएगा उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम या NNP एट FC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम है नेशनल इनकम। एक बार फिर से बता दे रही हूँ, आउटपुट ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स आर एडेड and the answer what we get that is called as gross domestic product at market price. एट मार्केट प्राइस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा आंसर आता है उससे अगर हम डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उसे हम कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक इनकम। इसमें हम ऐड करेंगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जो हमारा आंसर आएगा तो आंसर उसे कहलाया जाएगा नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट FC, जिसका दूसरा नाम है नेशनल इनकम। अब ये बता देती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है। It includes production units exploiting natural resources जैसे फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करता है फॉर द सेकेंडरी सेक्टर। दीज आर द इनपुट्स फॉर द सेकेंडरी सेक्टर। नाउ सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ये ज्यादातर क्या इसमें जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रॉ मटेरियल्स यूज करती हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी सेक्टर। सो प्रोडक्शन यूनिट्स विच ट्रांसफॉर्म one good into another, these are the manufacturing units. They convert the raw materials into finished goods. Example, sugarcane into sugar, construction companies. Now this industrial sector or the secondary sector, it depends on primary sector for raw materials. तीसरा है tertiary sector, प्रोडक्शन यूनिट्स engaged in producing services. किस तरह के सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं? ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। इट्स ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। अब ये जो मैंने फ्लो चार्ट बताया था इससे रिलेटेड एक सम करते हैं। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट NDP एट FC, मतलब ये हमें निकालना है NDP एट FC। तो हमें कैसे निकालना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड तीनों सेक्टर के उसको ऐड कर लेंगे, मतलब आउटपुट ऑफ तीनों सेक्टर में हम का जो आंसर होगा उसे हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें हम डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो उसे कहेंगे हम डोमेस्टिक इनकम या NDP एट FC। इस क्वेश्चन में NFIA नहीं है, लेकिन अगर दिया होता तो हम ऐड कर लेते तो हमारा आंसर जो आता वो नेशनल इनकम या NNP एट FC आता। चलो यहाँ तक सॉल्व करते हैं NDP एट FC। तो क्या दिया हुआ है? सेल्स ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स आर गिवन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी सेक्टर। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, इन दोनों का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, प्राइमरी और सेकेंडरी का, टर्टरी का नहीं है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तीनों सेक्टर का, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है तीनों सेक्टर का, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जिसका दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन, ये दिया हुआ है तीनों सेक्टर का। अब हम कैसे निकालेंगे? इस तरह से ना ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ, मैंने लिखा है सुविधा के लिए PST, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्टरी सेक्टर।
ये कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल्स। जैसे कि हमें पता है कि नेशनल इनकम जो हम निकालते हैं दैट इज ऑफ द फाइनल गुड्स ओनली। तो इफ एनी रॉ मटेरियल्स आर देयर वी हैव टू एक्सक्लूड, इसीलिए इसे माइनस किया जाता है आउटपुट में। सो सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस द रॉ मटेरियल्स, ये जो आंसर होगा ये हमें निकलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो हम सेल्स, तीनों सेक्टर का सेल्स दिया हुआ है 1000 प्लस 1500 प्लस 700। सो इन तीनों को ऐड कर दिए 1000 प्लस 1500 प्लस 700 माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो तीनों सेक्टर का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50 40 20। तो ये रहा 50 40 20। तो सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब क्या माइनस करना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 300 प्लस 750 प्लस 250। तो ये रहा हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इन तीनों का सम होता है 3200। 50 प्लस 40 प्लस 20 होगा 110 एंड 300 एंड 700 एंड 250 ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का सम होगा 1300। तो 3200 में से ये दोनों अगर हम माइनस करते हैं तो 1790। ये हमारा क्या निकला? ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्टरी सेक्टर। अच्छा, अब एनडीपीएफसी निकालने का क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टरी दैट इज 1790 माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्टरी सेक्टर। तो डेप्रिसिएशन क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10 प्लस 80 प्लस 60। तो ये रहा 10 प्लस 80 प्लस 60 इज द डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ऑफ द थ्री सेक्टर्स दैट इज 50 प्लस 30 प्लस 0, इसका नहीं है। तो इस तरह से 1790 माइनस 150 माइनस 80 इज आंसर विल बी ₹1560 करोड़। तो ये हमारा निकल गया एनडीपी एट एफसी। अब हम और एक सम करते हैं जिसका है देयर आर ओनली 2 प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स ए एंड बी in an economy. Calculate gross value added at market price by each sector. That is gross value added at market price. GVA at MP and national income. तो net factor income from abroad दिया हुआ है, sales by A, sales by B, change in stock of B, closing stock of A, opening stock of A, consumption of fixed capital by A and B, ये together दिया हुआ amount, indirect taxes paid by A and B, purchase of raw materials by A, purchase of raw materials by B, exports by B. अच्छा, exports by B कोई भी कैलकुलेशन में नहीं आएगा. It will not be taken as it is a part of total sales. Sales में already included है, इसलिए ये हम नहीं लेंगे. Now, what we will do, we will find out the gross value added at market price of sector A. तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का ये फॉर्मूला है. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो सेल्स कितना, ये हम सिर्फ सेक्टर ए का निकाल रहे हैं. तो सेल्स ऑफ ए कितना है 1000, ये रहा 1000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है ए का क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा 50 एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय ए कितना है 500. सो 1000 minus 50 minus 500 450. That is the gross value added at market price of sector A. Now sector B, sales minus change in stock minus purchase of raw materials. So 2000 is the sales by B. Then change in stock is 200, ये नेगेटिव में है. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सो ये माइनस में है, माइनस 200 एंड माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इज 600. तो हमें मिलता है 1200. नाउ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, हम दोनों का ग्रॉस बोथ द सेक्टर्स ए एंड बी का ऐड कर लेंगे. 450 प्लस 1200 दैट इज 1650 करोड़. अब
NNP एट FC निकालने का क्या तरीका है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बाय A and B माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस NFIA. सो 1650 माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना दिया हुआ है? ये 180, that is depreciation 180, and indirect taxes of A and B is minus 120, and then NFIA net factor income from abroad दिया हुआ है 20. so इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 1370 crores. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ अब कुछ एक टर्म्स है रिलेटेड इससे, जैसे कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस. नाउ इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ द प्रोड्यूसर्स over the sum of intermediate consumption, mixed income of self-employed, compensation of employees, net indirect taxes and depreciation allowance of fixed capital. ये एक फॉर्मूला है जो कि इन वर्ड्स लिखा हुआ है. Now ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ये आउटपुट में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, ये सारे माइनस करेंगे, तो हमें जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस. जैसे अब इसमें ये बता दें कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है. अब ये दैट इज द इनकम विच इज जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स, और यू कैन से दैट सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स like farmers, barbers, retail traders, shopkeepers, wages, rent, interest, profit. अब ये wage, rent, interest और profit, these are the income which are generated by these self-employed people. तो इसको हमको माइनस करना है टोटल आउटपुट में से. देन आफ्टर दैट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस. तो ये सारे जितने भी हैं ये टर्म्स माइनस करेंगे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से, तो जो हमारा आंसर आएगा उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस. एक दूसरा भी फॉर्मूला है इसका ऑपरेटिंग सरप्लस का, प्रॉपर्टी इनकम. प्रॉपर्टी इनकम का में के जो टर्म्स है वो है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये सब these are the income from property plus income from entrepreneurship. that entrepreneurship को क्या मिलता है? returns, profit. तो इन दोनों को ऐड करने से भी जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस. देखो जैसे कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट, जस्ट अभी फॉर्मूला को ही हमने सब्स्टिट्यूट करना है. वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है. तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट, इससे हम माइनस करेंगे माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस वेजेस एंड सैलरीज. सो 70,000 इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, देन 18,000 इज द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 3,000, उसको भी माइनस करेंगे एंड वेजेस एंड सैलरीज भी माइनस करेंगे. तो द आंसर वी गेट इज 24,000 crores. और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस का. कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, सेल्स, compensation of employees, intermediate consumption that is raw materials, rent, interest, net indirect taxes, consumption of fixed capital, इसका दूसरा नाम है depreciation, and mixed income. So operating surplus देखो ये अगेन ये सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस मिक्स्ड इनकम. तो सेल्स कितना दिया हुआ है 4,000, देन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है 600, देन नेक्स्ट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज 800, देन नेक्स्ट इज net indirect taxes that is 500, then next is consumption of fixed capital that is depreciation minus 200 and mixed income 400. तो ये जो आंसर हमारा आया दैट इज द ऑपरेटिंग सरप्लस. अब इसमें एक टर्म दिया हुआ है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? COE. It refers to amount paid to employees by employer for rendering productive services. It includes
all payments and benefits which employees receive directly or indirectly from the employer. It consists of 3 elements. इसमें क्या क्या आता है? Wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, and employers contribution to social security schemes. इसको विस्तार से बताती हूं मैं कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जितने जो मॉनिटरी बेनिफिट्स जो एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर से मिलता है, जैसे वेजेस, सैलरीज, बोनस, डियरनेस अलाउंस, कमीशन एटसेट्रा, ये सब आएगा. अच्छा, एनी रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, ये नहीं आएगा. रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस मतलब कि एम्प्लॉई को अगर एम्प्लॉयर से कुछ वो कुछ स्पेंड कर रहा है खुद से, तो वो और उसको वो दोबारा वो मिल जाएगा एम्प्लॉयर से. माने खुद पहले एम्प्लॉय स्पेंड कर ले, उसके बाद वो अमाउंट उसको अगर एम्प्लॉयर से बाद में रिकवर हो जाए, इसे रीइंबर्समेंट कहते हैं. ये एक्सक्लूड किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं आएगा. इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये एक तरह का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है, इसलिए रीइंबर्समेंट विल नॉट कम. देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स. जैसे अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर जैसे टी और कुछ स्नैक्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी नहीं आएगा. एंड एनी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉई अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वो नहीं आएगा. जैसे प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉई का जो डिडक्शन है वो नहीं आएगा, लेकिन एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द प्रोविडेंट फंड वो आएगा. हेल्थ इंश्योरेंस डन फॉर द एम्प्लॉयज, ये भी नहीं आएगा. Then after that, wages and salaries in kind. These are the non-monetary benefits. ये सब आएंगे. क्या क्या आएंगे? रेंट फ्री होम, फ्री कार, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज अगर ये प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, ये सब आएगा. एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दीज बेनिफिट्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब जो एस्टिमेटेड वैल्यू है इन सब सुविधाओं का, ये सब नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. However, it does not include any facility which is necessary for work and in which employees do not have any discretion choice. माने अगर कुछ उनको प्रोवाइड किया जा रहा है जैसे यूनिफॉर्म्स, व्हीकल्स अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो ये तो उन्हें मजबूरन यूज करना ही पड़ेगा बाय चॉइस. देयर इज नो चॉइस फॉर इट, उनको दे हैव टू यूज इट. सो दैट इज व्हाई दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. These are the intermediate consumption of employer. So like uniforms to be worn during work only, vehicles to be used for work only, तो ये सब नहीं आएंगे. Then employers contribution to social security schemes आएगा. It includes contributions made by employer. Example, employers contribution to provident fund, gratuity, labor welfare funds. The aim of such contribution is to ensure safety and security of life of employees. तो ये सब आएगा. Any contribution by third party, जैसे insurance company to an employee is not part of compensation of employees, as insurance company is not the employer of the injured worker. Any contribution by employee is also not included. Employer जो बेनिफिट दे रहा है वो आएगा, लेकिन एम्प्लॉई अगर उसके सैलरी से डिडक्ट होके कुछ जा रहा है वो नहीं आएगा. Now, one sum related to compensation of employees. Wages and salaries दिया हुआ है, employers contribution to social security system दिया हुआ है, value of free medical services, bonus, employees contribution to social security scheme, value of rent free house, traveling allowance. Now all these are given. तो हमें जो जो एम्प्लॉयर से मिल रहा है वो सब आएगा इसमें, जैसे वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल सर्विसेज, बोनस, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, ये सब आएगा. तो क्या क्या है इसमें? अच्छा, तो इसमें से क्या नहीं आएगा? सिर्फ ये नहीं आएगा जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन to social security schemes, and also traveling allowance will not come. So 2350, that is wages and salaries, employers contribution 40, value of free medical service that is 60, bonus 35. Then ये तो नहीं आएगा, employees contribution,
or value of rent-free house is 20. Sum of all these is rupees 2505 crores. One more sum. Calculate compensation of employees from the following data. Value of output 500 lakhs, net indirect taxes, interest, rent and profit, intermediate consumption, consumption of fixed capital. So net value added at factor cost is equal to value of output minus intermediate consumption minus consumption of fixed capital minus net indirect taxes. तो 500 से हम माइनस करेंगे intermediate consumption, that is 200, then 10 is consumption of fixed capital and 20 is net indirect taxes. So we get 270 lakhs. अब compensation of employees का क्या formula है? Net value added at factor cost minus operating surplus. So net value added at factor cost अभी निकला हमारा 270 lakhs. इससे हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस के इसमें जो है वो है इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट. इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट. तो इसमें कहाँ है इंटरेस्ट? ये रहा इंटरेस्ट 50 एंड रेंट प्लस प्रॉफिट इज 150. सो 50 प्लस 150 को ऐड करके हम 270 से माइनस करेंगे तो 70 lakhs इज द कॉम्पनसेशन ऑफ employees. So that much for today. Thank you very much. If any questions are there, you can put in the comment section.